अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है ग्लास कैलोरीमीटर। असल में ये एक अपरेटस है जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकता है। एक सिंपल अपरेटस है। इसके अंदर हम हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैस जो कि हमारे सिस्टम का है और चेंज इन टेम्परेचर के ज़रिए हीट प्रोड्यूस या एब्जॉर्ब फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ग्लास कैलोरीमीटर आपको मदद कर सकता है अननोन हीट प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन फाइंड करने के लिए। इसके साथ साथ हम एग्जांपल नंबर 2 भी करने जा रहे हैं जिसमें जो इक्वेशन ऑफ ग्लास कैलोरीमीटर है जो कि पहले हमने थ्योरेटिकली पढ़ी और ग्लास कैलोरीमीटर कैसा होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ों को हम फर्दर डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2 के अंदर। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अगर एक रिएक्शन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसको मेजर करने के लिए हमें कैलोरीमीटर्स चाहिए होते हैं। कैलोरीमीटर्स में दो नाम से जैसा जाहिर है इसके दो हिस्से हैं। कैलोरी मीटर, मीटर का मतलब होता है मेजर करने वाला। कैलोरीज इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, कैलोरीज यूनिट ऑफ एनर्जी हैं। जो 1 कैलोरी है ना, डेट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 4.18 जॉल। कैलोरीमीटर जो होते हैं दे आर यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हीट डेट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। या आप यूँ समझ लें, आप किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आएगा, हीट चेंज आएगा, उसको मेजर करना चाहते हैं तो ग्लास कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं। ग्लास कैलोरीमीटर असल में एक सिंपल सा एक अपरेटस है जिसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। हम ग्लास कैलोरीमीटर को प्रॉपर स्टडी करने से पहले ज़रा कुछ बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं ताकि हमारे लिए ग्लास कैलोरीमीटर समझना आसान हो जाए। सबसे पहला, एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो, उसमें जो वैल्यू ऑफ हीट है उसको निकालना चाहें अगर आप, तो यू नीड टू नो टेम्परेचर डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है उस रिएक्शन के दौरान। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया 3 डिग्री या 3 केल्विन का डिफरेंस आ गया टेम्परेचर में। पहले था 273, रिएक्शन के बाद हो गया 276, तो 3 केल्विन का डिफरेंस आ गया। सो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता लग गया तो हम उस रिएक्शन के दौरान जो हीट प्रोड्यूस हुई है या एब्जॉर्ब हुई है वो निकाल सकते हैं। दूसरी बात, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। असल में ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कि अगर किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम लिया जाए, मीन्स 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस अगर मैं ले लूं तो उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्स, ये कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, आसान अगर हम इसे ज़रा और सिंप्लीफाई कर लें, 1 ग्राम वाटर लें और इसको 4.2 जॉल्स एनर्जी दे दें, तो वाटर जो होगा ना उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। इसके यूनिट होते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के जॉल पर ग्राम पर केल्विन। इसको यूनिट से भी समझा जा सकता है। किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम में 1 केल्विन का डिफरेंस लाना हो, यूनिट 1 डिग्री यूनिट ऑफ टेम्परेचर का फ़र्क लाना हो, तो वो जितनी जॉल में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब to raise the temperature of 1 degree or 1 Kelvin of 1 gram of substance।
किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर का फ़र्क लाना, कितनी 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए, तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा जॉल्स में, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। वाटर एब्जॉर्ब करता है 4.2 जॉल, कितना 1 ग्राम वाटर, ताकि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, 1 डिग्री बढ़ जाए। दूसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम से हमारा सिस्टम है वाटर और उसका मैस है m। तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए सम टाइम डिफरेंट बुक्स में, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग बुक्स वगैरह में जो वैल्यू यूज़ होती है, उसमें जो सिंबल यूज़ होता है उस वैल्यू को शो करने के लिए, वो CP होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर मैं CP, वैसे आपकी बुक में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को शो करने के लिए S भी यूज़ किया गया, तो आप चाहे CP यूज़ कर ले चाहे S, मगर यू नीड टू मेंशन दैट दिस वेरिएबल इज शोन बाय CP और S। मैंने अगर CP यूज़ कर लिया तो जो टोटल मैस ऑफ द सिस्टम है, से वाटर है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम जो मैस है, अगर मैं उसे वाटर की हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर कोई और सिस्टम है, से मेरे पास कैलोरीमीटर में वाटर के अलावा और कोई सॉल्वेंट है, तो उसका मैस मल्टीप्लाई बाय उसकी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका मैस मल्टीप्लाई बाय उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आ जाएगी हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। स्टूडेंट्स, इसका जो यूनिट होता है ना, जो कंसीडर किया जाता है, वो होता है किलो जॉल पर केल्विन। क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट होती है, लिहाजा खाली जॉल में लिखने का फ़ायदा कोई नहीं होता। 100-200 ग्राम यूजुअली हम लेते हैं लिक्विड को, समटाइम 500 ग्राम, 1000 ग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, लिहाजा जॉल की बजाय किलो जॉल हम यूज़ करते हैं। समहाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 केल्विन या 1 डिग्री का फ़र्क अगर हम उसमें करना चाहते हैं उसके टेम्परेचर में, तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम क्या है, टोटल मैस ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज मेजर्ड, और वो उसका जो यूनिट होता है वो किलो जॉल पर केल्विन होता है। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं ग्लास कैलोरीमीटर काम कैसे करता है। स्टूडेंट, ये आपके सामने एक डायग्राम है। ये डायग्राम असल में एक सिंपल ग्लास कैलोरीमीटर है। इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। मसलन ये जो ब्लू कलर का शेडेड रीजन है, ये जो ब्लू कलर का हमारे पास शेडेड रीजन है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये एक ट्यूब जो कि एक्चुअली थर्मोमीटर है। ये जो ट्यूब है ये टेम्परेचर मेजर करने वाली डिवाइस है जिसको आप थर्मोमीटर कहते हैं। ये इसके अंदर डिप किया गया है, और ये जो सोल्यूशन है ब्लू कलर का, ये एक्चुअली हमारे पास वो रिएक्टेंट्स है जो रिएक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम मेजर करना चाहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो उसके लिए ग्लास कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमारा यहाँ कौन सा हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमने किया क्या है, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हैं 1 मोल HCl के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1 मोल के साथ ही क्यों रिएक्ट कराया, मैं 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 मोल की बजाय यहाँ पे 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ, उसे 1 मोल HCl से रिएक्ट करा लूँ। एक्चुअली जब हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं चैप्टर नंबर 1 में, तो वहाँ हमने पढ़ा था स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर अमाउंट्स होती हैं जो रिएक्शन को रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कम्प्लीटली कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर उनमें से एक कम हो जाएगी या एक ज़्यादा हो जाएगी तो प्रोडक्ट हमारी रिक्वायर्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक नहीं बन पाएगी। मेरा कहने का ये मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl आपस में कम्प्लीटली रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाते हैं, और ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगर आप गौर करें ना, तो इस इक्वेशन के मुताबिक 1
मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ऑफ HCl से रिएक्ट करेगा तो ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, ना इनमें कोई लिमिटिंग होगा ना कोई इनमें एक्सेस होगा, और 1 मोल NaCl बनेगा, 1 मोल वाटर बनेगा। यानी कि HCl के 1 मोल को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिमांड है। ये दोनों वैल्यूज कहलाती हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक स्टाइकोमेट्रिक वैल्यूज। तो जब आप रिएक्शन करवाना चाहते हैं किसी दो कंपोनेंट का, फॉर एग्जांपल ए का अगर आप बी से रिएक्शन करवाना चाहते हैं ताकि वो सी प्रोडक्ट बनाए, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो इनकी अमाउंट्स हैं वो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स कहलाएंगी। वो आपने ग्लास कैलोरीमीटर में ऐड करनी है ताकि कंप्लीट रिएक्शन हो, कंप्लीट प्रोडक्ट बने। मैंने इसमें स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स ऐड कर दी सोडियम हाइड्रोक्साइड की और हाइड्रोजन क्लोराइड की। एक बेस है, एक एसिड है, लिहाजा इनमें जो रिएक्शन होगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब ग्लास कैलोरीमीटर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, या अगर मैं स्पेसिफिक रहूँ जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन मेजर करता है या हीट चेंज ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन मेजर करता है। स्टूडेंट्स, ये जो इसमें मैं मेंशन कर रहा हूँ ब्लू कलर की लाइन से, ये है स्टिरर। ये आपको अगर आप इंटरनेट पे देखें तो डिफरेंट डायग्राम बनी हुई हैं इसकी, और ये स्टिरर भी डिफरेंट शेप्स के बने हुए हैं। सो स्टिल दे आर स्टिरर। स्टिरर का काम होता है टर्बुलेंस क्रिएट करना, मिक्सिंग क्रिएट करना, ताकि होमोजीनियसली आपका सोल्यूशन रहे और रिएक्शन होता रहे, रिएक्टेंट्स एक दूसरे के मिक्स होते रहें और प्रोडक्ट बनाते रहे। ये स्टिरर इसलिए होता है ताकि रिएक्टेंट्स आपस में प्रॉपरली मिक्स होते रहें और रिएक्शन करते रहें और प्रोडक्ट बनाते रहें। ये जो ग्रीन कलर के एरियाज हैं जिनको मैं अब क्रॉस करने लगा हूँ, रेड कलर से क्रॉस कर देते हैं, ये वाला हिस्सा, ये इंसुलेटर्स है जो फिलिंग की हुई है बिटवीन टू बीकर्स। एक बीकर तो ये अब वाला है जिसके अंदर सोल्यूशन डाला है, एक ये एक्सटर्नल बीकर है। तो ये दो बीकर्स हैं, दो बीकर के दरमियान जो स्पेस है इसमें ये इंसुलेटर फिल किया हुआ है। ये दो बीकर्स जो है इनके दरमियान जो आपने इंसुलेटर फिल किया हुआ है, ये कॉटन वूल भी हो सकती है, इससे एक अच्छा इंसुलेटर है ग्लास वूल, वो भी हो सकता है। आप इसमें इंसुलेटर फिल करेंगे जिसका काम होगा कि अगर इस रिएक्शन के दौरान कोई हीट प्रोड्यूस हुई है तो वो हीट इस सिस्टम के अंदर रहे, सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में ना जाए, वरना वो हीट लॉस हो जाएगा और हमारा हीट लॉस फ़ायदे में नहीं है। हमने तो रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होनी है वो तो मेजर करनी है। उसके लिए अगर हमारे सोल्यूशन से हीट लॉस हो गया तो हमारा टेम्परेचर कम बढ़ेगा, तो लिहाजा हमारी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी। अब स्टूडेंट्स, इन्होंने आपस में रिएक्शन किया, हीट प्रोड्यूस की। ये जो थर्मोमीटर लगा हुआ है इट मेजर्स द चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? जब आपने रिएक्शन कराने से पहले जो इस ग्लास कैलोरीमीटर का टेम्परेचर था वो मेजर किया, और रिएक्शन करवाने के बाद जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया वो T2 था। से आपका इनिशियल टेम्परेचर था 25 डिग्री, हाईएस्ट टेम्परेचर आपने जो रिकॉर्ड किया जो इस सोल्यूशन ने अटेन किया वो है 35 डिग्री। तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस आया वो 10 डिग्री आया, और केल्विन में लेंगे तब भी वो 10 केल्विन का ही डिफरेंस आएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो आपका थर्मोमीटर बता सकता है। अब जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो होती है Q, और उसका फार्मूला होता है M मल्टीप्लाई बाय हीट कैपेसिटी S या CP मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। अब डेल्टा T तो हमें पता लग गया, कहाँ से? थर्मोमीटर की मदद से हमने मेजर कर लिया। S है हीट कैपेसिटी। अब चूंकि हमारा रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, और इसमें हमने बेस लिया 1 मोल और HCl लिया 1 मोल इन द डिजोल्व्ड इन वाटर। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी वाटर बन रहा है, और एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, प्रोडक्ट में वाटर बना रहे हैं, और ये डिजोल्व भी वाटर में हुए हैं। तो मेजरली हमारे पास जो अवेलेबल सिस्टम है वो वाटर है। उनमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl अगर मौजूद भी है तो हम यहाँ पे हीट कैपेसिटी सोल्यूशन के बजाय
वाटर की कंसीडर कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन। अगर यहाँ पे कुछ और होता, मतलब वाटर के अलावा कोई और कंपोनेंट होता, से आपका कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें बेंजीन एज अ प्रोडक्ट बनी है, ठीक है, तो फिर आपने 4.2 नहीं लिखना, फिर हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, जो गिवन प्रोडक्ट है, सोल्यूशन है आपके पास, उसकी इस्तेमाल होगी। ये है मैस ऑफ द सिस्टम। अब मैस ऑफ द सिस्टम को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि एस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एस क्या था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम आ जाएगी। मैस ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय एस विच एक्चुअली गिव्स यू हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। यू कैन से ये सी से डिनोट की है। तो डेल्टा टी तो आप थर्मोमीटर से मेजर कर लेंगे। तो इस तरह आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए मैस ऑफ द सिस्टम, ये ग्लास कैलोरीमीटर में जो टोटल मैस है, से इसमें 500 cm³ वाटर है, तो 500 cm³ वाटर इज़ एक्चुअली 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो मैस निकल आया। एस की वैल्यू हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, वो हमें पता है वाटर की 4.2 है। कोई और होता तो उसकी हम आसानी से लिटरेचर में, केमिस्ट्री में फाइंड कर सकते हैं। और डेल्टा टी हमें थर्मोमीटर ने बता दिया, और थर्मोमीटर से जो वैल्यू आई वो हमने यहाँ मेंशन कर दी, से 10 डिग्री आई। तो अगर मैं इसकी एक आइडियल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने कैलकुलेट करना है हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अब ये आइडियल वैल्यू हमने ऐसा करते कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा टी कितना आया? 10। आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है वाटर की? 4.2। मैस हमने से लिया 100 cm³। तो 100 cm³ जो होता है ना, वो 100 ग्राम के इक्वल होता है। क्यों? वाटर का 1 cm³ जो वॉल्यूम होता है वो एक्चुअली 1 ग्राम वेट रखता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो समहाउ मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मैस लिया, तो वो मैंने लिख दिया, तो मेरा आंसर आया 420 जाउल। आप इसे किलो जाउल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.42 किलो जाउल। ये वो हीट है जो ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोड्यूस हुई, और इस पे जो साइन है वो पॉजिटिव है। क्यों? मेरा टेम्परेचर चेंज पॉजिटिव आया है। अगर तो मेरा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता, फॉर एग्जांपल मेरा इनिशियल टेम्परेचर था 25, फाइनल टेम्परेचर जो है मेरा वो डिक्रीज हो जाता, तो ये 25 से 15 हो जाता, तो इधर आंसर आना था -10। चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव होता ना, कम हो गया, तो जो मेरा आंसर आता वो -420 आता। तो यहाँ पॉजिटिव साइन की बजाय नेगेटिव का साइन होता। अब नेगेटिव का साइन ये शो करता है कि आपकी हीट जो है वो निकल गई है, सिस्टम से रिमूव हो गई है, ये सिस्टम से रिमूव हो गई है हीट। और पॉजिटिव का साइन ये शो करता है कि आपकी जो हीट है, एनर्जी है, वो सिस्टम में ऐड हो गई है। स्टूडेंट्स, अगर ये ग्लास कैलोरी मीटर आता है तो यू नीड टू मेंशन अ प्रॉपर डायग्राम, और आपने इसमें जो वैल्यूज़ हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, और क्या नाम है, हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, इन सारों को मेंशन करना है। आपने वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखनी है, जो कि एक एमसीक्यू है, और हमने इसमें जो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट डालनी है वो भी प्रॉपरली आपने एक्सप्लेन करना है। आपने कोई रैंडम अमाउंट्स नहीं ऐड करनी। अगर आप रैंडम अमाउंट्स ऐड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो सही नहीं आएगी, क्योंकि एक रिएक्टेंट एक्सेस हो जाएगा, एक लिमिटिंग हो जाएगा। अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक वो नहीं बन पाएगी। So you need to add the specific amounts of reactant in your system which are actually stoichiometric values, और उसके बाद Q is equal to ms delta T फार्मूला है, और मैंने आपको इसकी 1 by 1 सारी वैल्यूज़ इनपुट करके और उससे Q का जो साइन प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव और नेगेटिव डिटेल में बता दिया है। स्टूडेंट्स, आज हम एग्जांपल नंबर 2 के अंदर फाइंड करने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि आप एसिड और बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं, उस रिएक्शन की वजह से सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अब वो एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो हीट रिलीज होती है, वो कितनी हीट रिलीज हुई है उसको फाइंड करना है। अगर हम चाहते हैं किसी भी सिस्टम में प्रोड्यूस होने वाली हीट को फाइंड करना, तो हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए मैस,
ठीक है, जिस सोल्यूशन ने हीट एब्जॉर्ब किया। फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ वाटर, तो मैस ऑफ वाटर हमें पता होना चाहिए, हीट कैपेसिटी पता होनी चाहिए उस सोल्यूशन की जिसने हीट एब्जॉर्ब किया है। फॉर एग्जांपल हमारी गिवन एग्जांपल नंबर 2 के अंदर जो हम लिक्विड या सोल्यूशन ले रहे हैं, जो चीज़ एब्जॉर्ब कर रही है हीट को ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, वो वाटर है। तो यहाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एस इस्तेमाल होगी और हमें पता होना चाहिए चेंज इन टेम्परेचर का। अगर हमें ये तीनों चीज़ें पता हैं तो हम आसानी से हीट निकाल सकते हैं जो किसी रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती है। समटाइम हमें एम एस की जगह यानी कि मैस ऑफ सॉल्यूशन और सिस्टम, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉल्यूशन और सिस्टम, इसकी बजाय हमें टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम पता होती है, हम उसे सी से लिख देते हैं। जैसे कि बॉम कैलोरी मीटर की एग्जांपल नंबर 3 के अंदर हमें एम और एस सेपरेट देने के बजाय वो टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम दे देगा, जिसे हम सी से शो कर सकते हैं। और क्यू उसमें फाइंड होती है टोटल हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। अगर आप गौर करें तो सी का मतलब भी यही होता है कि मैस ऑफ द सिस्टम या जो भी हमारे पास है, फॉर एग्जांपल अगर वो वाटर है, वो कोई बॉम कैलोरी मीटर का सिस्टम है पूरा, या जो भी है, वो मल्टीप्लाई बाय उसकी हीट कैपेसिटी। तो यहाँ सी जो दूसरा फार्मूला मैंने, आप इसे लिख लेते हैं सेपरेट, हम लिख लेते हैं इक्वेशन बी इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए आपने तब यूज करनी है जब आपको मैस ऑफ द सिस्टम या सॉल्यूशन या वाटर पता है। तो अब आपने m मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय मैस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर यूज करना है। इन सम केसेस दे डू नॉट स्पेसिफाई कि कितना मैस है, दे यूज टू गिव यू द इंफॉर्मेशन कि टोटल हीट कैपेसिटी इतनी है। आपने टोटल हीट कैपेसिटी अगर गिवन हो तो इक्वेशन नंबर बी यूज करनी है, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर या सिस्टम। और अगर आपके पास मैस ऑफ सिस्टम गिवन हो और दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन हो, स्पेसिफिक यानी कि 1 ग्राम सब्सटेंस क्या 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। जब ये दो चीज़ें गिवन हो तो इक्वेशन ए, और अगर टोटल हीट कैपेसिटी गिवन हो तो इक्वेशन बी यूज करनी है। ये इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है, ये दोनों इक्वेशंस को बताना पहले ज़रूरी है कि जब आपके पास डाटा गिवन होता है एग्जाम के अंदर तो वहाँ आपने जज करना होता है कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। दोनों फार्मूलाज विल गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड। डेफिनेटली ये दोनों फार्मूलाज आपको ये बताएंगे कि इतनी हीट प्रोड्यूस हुई है। अब डेफिनेटली आप जब यूज़ करने जाएंगे फार्मूला तो वो रॉ डाटा आपके पास जो गिवन है वहाँ से अंदाज़ा तो हो जाएगा, लेकिन वैल्यूज़ इनपुट करते हुए भी थोड़ी सी हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी कि मैस कैसे फाइंड करना है। अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन हो तो आप मैस तो उसमें से निकालने के लिए डेंसिटी चाहिए। तो इस तरह के थोड़ी और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस डेवलप हो सकती है। हम आगे चलते हैं। ये न्यूमेरिकल काफ़ी हद तक आसान है एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3। सो समहाउ ये आसानी से सॉल्व भी हो जाते हैं और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश भी आसान तरीके से करते हैं। तो हम चलते हैं आंसर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें डाटा गिवन क्या है। न्यूट्रलाइजेशन का एक प्रोसेस हुआ, उसके अंदर 100 cm³ 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड की गई। कितने टेम्परेचर पे? 25 डिग्री पे, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और 100 cm³ 0.5 मोलर HCl ऐड किया गया। कितने टेम्परेचर पे? 25 कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और रिएक्शन मिक्सचर ने अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया इन दोनों के ऐड करने से। कितना बढ़ा लिया? 28.5 डिग्री तक। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन व्हेन यू आर गिवन विद द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो फार्मूला लगना है यहाँ पे वो कौन सा लगना है। देखिए हमारे पास स्पेसिफिक हीट गिवन है तो डेफिनेटली जो फार्मूला हम यूज कर सकते हैं वो ए है। वैसे भी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिकली अगर मैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तक ही रहूं तो हमारे पास ये ए फार्मूला ही यूज होता है। बी फार्मूला यूजुअली वहां पे यूज होता है जहां पे कंबस्टन ऑफ एनी मटेरियल, फूड, फ्यूल वगैरह हो।
तो हमारी कोशिश होगी कि हम ट्रिक भी याद रखें कि अगर आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ गई किसी सूरत भी, तो आपने जो फार्मूला यूज़ करना है वो ए ही यूज़ करना है। डाटा से नहीं पता लग रहा तो कोई बात नहीं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर आ गई तो ए यूज़ कर लें। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन से रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरी आ गई तो यू नीड टू यूज़ बी फार्मूला सॉरी। अच्छा, हमारे पास क्यू फाइंड करने के लिए मास ऑफ सब्सटेंस पता होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहले तो हम देखते हैं डेटा में हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर गिवन है। चेंज इन टेम्परेचर तब पता लगता है जब T2 में से T1 निकाला जाए। क्या T2 गिवन है? बिल्कुल, T2 है 28.5 डिग्री और T1 कितना है 25 डिग्री। यानी कि इनिशियली जो आपने कंपोनेंट्स डाले थे वो 25 डिग्री पे डाले थे, तो आपके पास जो T1 गिवन था वो 25 डिग्री था और टेम्परेचर रिएक्शन की वजह से जो रेज हो गया डेट वाज 28.5 डिग्री अप टू 28.5 डिग्री, तो ये हो गया T2 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इट कम्स टू बी 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लूं। जब दो टेम्परेचर्स में डिफरेंस लिया जाता है ना, तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो या डिग्री सेंटीग्रेड हो, उनका डिफरेंस जो होगा ना, दे विल गिव यू द सेम आंसर। मसलन मैं ऐसा करता हूँ, ये मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर डिफरेंस लिया ना, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, लेट्स फाइंड चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा टी फाइंड करते हैं इन केल्विन। केल्विन में कितना फर्क आएगा, उसके लिए मुझे T1 और T2 दोनों केल्विन में लेने पड़ेंगे। T1 को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 273 ऐड करना पड़ेगा 25 में, तो ये मेरे पास जो आंसर आया वो आया 298 के केल्विन। और मुझे 28.5 में भी ऐड करना पड़ेगा 270, तो मैं इसमें ऐड करता हूँ 28.5 डिग्री में, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा अराउंड 301.5 केल्विन। अब स्टूडेंट्स ये दो केल्विन में टेम्परेचर आ गए, यानी कि T2 भी केल्विन में आ गया, T1 भी केल्विन में आ गया। तो T2 की वैल्यू लिख देता हूँ 301.5 और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ T1 की 298, तो मेरा आंसर आया, जो डिफरेंस आया वो अगेन 3.5 केल्विन आ गया। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर 3.5 डिग्री हो या डिफरेंस इन टेम्परेचर केल्विन में हो, अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करके फाइंड करें तो दोनों आपको सेम आंसर देंगे डेल्टा टी के लिए, टेम्परेचर के लिए नहीं। टेम्परेचर T1 T2 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई और होगा और केल्विन में कोई और होगा, लेकिन अगर आप इनका डिफरेंस फाइंड करें, डेल्टा टी फाइंड करेंगे, तो दोनों टेम्परेचर सेम डिफरेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डेल्टा 3.5 केल्विन इज आल्सो डेल्टा टी और 3.5 डिग्री इज आल्सो डेल्टा टी। जब हम हीट कैपेसिटी यूज करते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा टेम्परेचर केल्विन में हो, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर आप फाइंड करके उसके सिंपली यूनिट्स केल्विन में लगा दे तो भी आपका आंसर सही करेक्ट तस्वुर होगा, क्योंकि जो डिफरेंस है दैट शुड बी सेम। नाउ स्टूडेंट्स, हम थोड़ी सी प्लेन एरिया मेंटेन करते हैं ताकि वहाँ पे हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमने क्यू फाइंड करना है, तो डेल्टा टी आ गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। अगर आप क्वेश्चन स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो देखें आपको वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है। ज़रा मैं उस तरफ जाता हूँ। 4.2 जाउल पर केल्विन पर ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं मास ऑफ सिस्टम के ऊपर। असल में मास ऑफ सिस्टम फाइंड करने से पहले स्टेटमेंट के दो पार्ट्स में यहाँ लिखता हूँ। हमारे पास 0.5 मोलर HCl है, 0.5 मोलर HCl है 100 cm³ क्वांटिटी के अंदर, यानी कि मेरे पास जो सोल्यूशन है ना वो असल में उसमें HCl और वाटर दोनों है। तो कितना HCl है वो ज़रा देखते हैं। 0.5 मोलर HCl का सोल्यूशन जो है ना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1000 cm³ वाटर हो
तो उसमें 0.5 मोल्स HCl होगा। अब 0.5 मोल 1000 cm क्यूब ऑफ वाटर के अंदर होना शायद पीएच को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करा दे, चेंज करवा दे, मगर उसका सॉल्यूशन की डेंसिटी पे कोई ख़ास असर नहीं होगा। आप यूँ समझें ये वाटर ही है, केमिकली डेफिनेटली वो चेंज है, उसमें आयंस की कंसंट्रेशन बदल जाएगी, लेकिन आप यूँ समझें कि 100 cm क्यूब 0.5 मोलर HCl लेने का मतलब है कि अगर आप इसको एज अ सॉल्यूशन समझें तो उसमें बहुत बड़ा 90% से ज़्यादा हिस्सा वाटर का है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो अगर मैं ये बात समझ लूँ कि मेरे पास 0.5 मोल्स है 1000 cm क्यूब में, यानी कि 0.5 मोलर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है HCl का। मोलर का मतलब ही ये होता है मोल्स पर 1000 cm क्यूब या 1 dm क्यूब। तो ये एक बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत कम मिकदार है HCl की सॉल्यूशन के अंदर। तो मैं ये समझूंगा ये मेरे पास वाटर ही है एक्चुअली। तो 1000 cm क्यूब सॉल्यूशन ऑफ HCl का मतलब है मेरे पास टेक्निकली तो मिक्सचर है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं आया HCl मिक्स करने से, लिहाजा 100 cm क्यूब सॉल्यूशन जो है ना, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ इक्वलेंट टू 100 cm क्यूब सॉल्यूशन को 100 cm क्यूब वाटर के इक्वलेंट। क्योंकि 100 cm क्यूब में से अगर एक या 0.5 cm क्यूब के बराबर HCl भी ऐड हुआ है तो उसने क्या फ़र्क डालना है। अगर मैं अज्यूम कर लूँ ये 0.5 मोलर बहुत छोटी क्वांटिटी है, वैसे है तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी, तो 100 cm क्यूब वाटर जो होता है ना, वाटर की एक प्रॉपर्टी ये है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है ना वो 1 होती है। वाटर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो होती है 1 ग्राम पर cm क्यूब। इसका मतलब है कि वाटर का 1 ग्राम वाटर के 1 cm क्यूब के अंदर होता है, या वाटर का 1 ग्राम 1 cm क्यूब के इक्वल होगा। तो अगर 100 cm क्यूब ऑफ वाटर है तो इसका मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर है, 0.5 मोलर सोल्यूशन जो है ना, उसमें जो मैस होगा सोल्यूशन का वो 100 ग्राम के इक्वल होगा। क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि ये 0.5 मोलर, वैसे क्वांटिटी बहुत ही छोटी है कि उससे इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके आपकी ओवरऑल डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन में। तो मैं कहता हूँ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन असल में डेंसिटी ऑफ वाटर ही है। तो वहाँ से मैंने फाइंड कर लिया कि डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें ये बता रही है कि 1 ग्राम 1 cm क्यूब के इक्वल है। दूसरा हमारे पास जो है ना वो है 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन, ये भी कितना 100 cm क्यूब। आप कहेंगे सर चूंकि 0.5 मोलर HCl भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, लिहाजा 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। यस, इट कैन मेक मच डिफरेंस इन pH, but for density or mass calculation it does not make a very good difference. So मैं ये कहूँगा मेरे पास असल में जो 100 cm क्यूब सोल्यूशन है ना, ये डेंसिटी वाइज मैस वाइज इक्वलेंट है 100 cm क्यूब वाटर के। तो यानी कि ये भी जो दूसरा मेरे पास हिस्सा है ना, ये भी एक्चुअली 100 ग्राम ही है। तो टोटल मेरे पास जो मैस आ गया ना सब्सटेंस का या सिस्टम का, टोटल मैस वो होगा 100 ग्राम ये वाला और 100 ग्राम ये वाला। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.5 मोलर 100 ग्राम सोल्यूशन जो है और HCl का 0.5 मोलर 100 ग्राम सोल्यूशन जो है, ये जो दोनों मैंने मिक्स किए हैं, तो ये आ गया 100 ग्राम ऑफ HCl सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो 200 ग्राम। नाउ आई हैव द मैस वैल्यू। अब चलते हैं Q की तरफ। Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज लगा दें सिंपली। हमारे पास जो वैल्यू है M की वो है 200 ग्राम, S की है 4.2 जॉल पर ग्राम पर केल्विन। चूंकि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, हीट के यूनिट्स सब मुझे पता होते हैं, हीट जो फाइंड होगी वो हमारे पास जॉल्स में आएगी, हम उसे इजीली कन्वर्ट कर लेंगे किलो जॉल या जिस भी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो डेल्टा T आया 3.5 केल्विन। तो मेरे पास आंसर आया 2940 जॉल।
अब स्टूडेंट्स अगर आपने इसे किलो जॉल में कन्वर्ट करना है, आप अगर चाहते हैं कि इसे किलो जॉल में कन्वर्ट करें, तो इसको किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आपका आंसर जाउल से किलो जॉल में चला जाए। तो आप इसे 1000 से डिवाइड करें तो आपका जो आंसर आएगा डेट वुड बी 2.940 किलो जॉल। नाउ दिस इज क्यू। अब एक और चीज थोड़ा सा समझें, ये जो क्यू की वैल्यू आई है ना, ये आई है 0.5 मोलर एसिड जब न्यूट्रलाइज होता है 0.5 मोलर बेस से, यानी कि 0.5 मोलर एसिड न्यूट्रलाइज होगा तो 2.940 किलो जॉल एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब आप कहेंगे सर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो होती है किसी भी सब्सटेंस की, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगी, चूंकि 25 डिग्री है लिहाजा हम उसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं। तो डेल्टा एच स्टैंडर्ड न्यूट्रलाइजेशन जो होती है वो तो होती है किलो जॉल पर मोल, यानी कि एक मोल की कितनी हीट रिलीज हुई है। ये तो आपने फाइंड की है जब आपने 0.5 मोलर HCl 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया, तो जो मैस बना, स्पेसिफिक हीट थी, चेंज इन टेम्परेचर है, तो उसकी वैल्यू है। आप फाइंड करें कि एक मोल के लिए कितनी है, तो मसला ही कोई नहीं, यहां पे लिख लेते हैं 1 मोलर, यानी कि एक मोल पर 100 cm पर 1000 cm क्यूब, सॉरी 1000 cm क्यूब कितनी प्रोड्यूस करेगा x। तो अब आप कहेंगे सर ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x मल्टीप्लाई होगा 0.5 मोलर से और 1 मल्टीप्लाई होगा 2.94 से। तो ये आंसर आएगा आपका, अगर मैं इस स्टेप को इस बॉक्स के अंदर कर लूं ताकि आप लोग इसको अलहदा स्टेप ना समझें, तो x मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2.94। तो यहाँ से x आया 2.94 डिवाइडेड बाय 0.5। तो x की वैल्यू जो हमारे पास जनरेट हुई वो आई 58.8 किलो जॉल। ये किलो जॉल में था ना 2.94, तो x की वैल्यू आ गई। सो फॉर 1 मोलर सोल्यूशन या 1 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन जो वैल्यू जनरेट हुई वो आई हमारे पास 58.8 किलो जॉल। स्टूडेंट्स इसमें टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये है कि हीट रिलीज हुई है। जब हीट रिलीज होती है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के मुताबिक हीट तो वैसे भी रिलीज ही होनी थी जब न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होना था। तो ये जो 58.8 है ना, इसके साथ हमने साइन भी मेंशन करना है। चूंकि ये हीट रिलीज हुई है लिहाजा इसके साथ जो साइन मेंशन होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इस सिस्टम के अंदर हीट रिलीज हुई है। तो जब आप एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपके सिस्टम का, उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपके सिस्टम का। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, मैं इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल करवाऊंगा, एग्जांपल नंबर 2 करवाऊंगा, लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि जो फार्मूला यूज करना है उसके 2 हिंट्स हैं। एक तो डेटा से पता लग जाता है कि मास ऑफ द सिस्टम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस वैल्यूज की गिवन है। क्या मास ऑफ द सिस्टम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है तो आप ए इक्वेशन यूज कर लें। अगर तो टोटल हीट कैपेसिटी गिवन है देन आप इक्वेशन बी यूज कर सकते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर डिग्री का हो या केल्विन का हो, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू जो होगी वो इनकी सेम होगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत आसान लगा होगा। ग्लास कैलोरीमीटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेजर द हीट चेंजेस इन अ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करना। दूसरा कंस्ट्रक्शन कैसा होता है बना के बताना है, डायग्राम बनानी है बेहतरीन विद स्केल, इसके अंदर इंसुलेटर प्रॉपरली मेंशन करना है। तीसरा इसकी इक्वेशन, और फोर्थ न्यूमेरिकल कि कैसे हमने हीट कैलकुलेशन की। समहाउ आगे जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें हमने हीट को कैलकुलेट करना होगा गिवन डाटा से। तो आपका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर हो गया आई होप, और आगे भी क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।